का सारथी। जम्मू कश्मीर में घाटी में सुबह सुबह कांपी धरती। रेक्टर पैमाने पर 3.6 रही भूकंप की तीव्रता। बीबीसी पर आईटी का सर्वे 60 घंटे बाद खत्म। संस्थान बोला बिना डर और फेवर की खबरें देते रहेंगे। कई कर्मचारियों से हुई लंबी पूछताछ। दिल्ली में हर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। आप प्रत्याशी की मांग, कोर्ट की निगरानी में हो चुनाव। यूपी विधानसभा सत्र 20 फरवरी से शुरू। कार्यक्रम जारी। 10 मार्च तक चलेगा सत्र। 22 फरवरी को पेश होगा बजट। सीएम योगी का बांदा दौरा आज। महाराणा प्रताप चौक का करेंगे अनावरण। कालिंजर मेले का लेंगे जायजा। साल 2023 की शानदार शुरुआत। लखनऊ हवाई अड्डे पर जनवरी में यात्रियों की आवाजाही में 100% से अधिक की वृद्धि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले छोड़ते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान से पर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। और मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपने पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के पक्ष में डबल इंजन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्षरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे याद है जब 2017 में हम लोग आए थे और उत्तर प्रदेश चीनी मिल फेडरेशन से जुड़े हुए जब पदाधिकारी मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे एक ही बात का अनुरोध किया था। मैंने कहा कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हो, समय पे हो, ये हमारी मंशा है। राज्य सरकार आपको भरपूर सपोर्ट करेगी। आपने देखा होगा आज से 6 वर्ष पहले जो बात मैंने कही थी, मैं आज भी उसी पर अड़िग होकर के कार्य करता हूं और उसी को ध्यान में रख करके पहले ही साल मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना हो, क्या आप मेरा सहयोग करेंगे कि तब तक चीनी मिलें चलेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा कि जब तक प्रदेश के किसी भी गन्ना किसान के खेत में गन्ना था, पिछले 6 वर्ष से लगातार आप चीनी मिलों को तब तक चलाते हैं। उस समय अपना मुनाफा नहीं देखते, घाटा नहीं देखते, तब तक चीनी मिलें चलती हैं। ये जो विश्वास पहले ही वर्ष में आपने अर्जित किया कि ठीक भाई हर कार्य मुनाफे के लिए नहीं होता, विश्वास के लिए भी होता है, उस विश्वास की बदौलत सरकार प्रदेश के अंदर कुछ नया परिवर्तन करने के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करती है। गन्ना किसान प्रदेश के अंदर गन्ना का क्षेत्रफल बढ़ाया, जो एक प्रकार के बदहाल की स्थिति में था। चीनी मिलें बदहाल थी, गन्ना किसान इससे प्लान कर रहा था। याद करिए 120 वर्ष पहले जब गन्ना किसानों ने के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पहली चीनी मिल लगी होगी। अगर चीनी मिलें नहीं लगती, गन्ना किसानों की वही स्थिति होती जो आज धान और गेहूं का उत्पादन करने वाले किसानों का होता है। आज तब भी गनीमत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष के अंदर किसानों के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए, अनेक उनके वेलफेयर के कार्यक्रम बनाए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एमएसपी का यानी लागत का 1.5 गुना एमएसपी उपलब्ध कराना, प्रोक्योरमेंट सेंटर के माध्यम से बिना किसी मध्यस्थ के सीधे किसान से उपज को खरीदना, लागत को कम करने के लिए तकनीक का उपयोग करना और उत्पादन को बढ़ाना,
और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी हर किसान को प्राप्त हो, यह पहली बार देश के अंदर हुए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था पहली बार हुआ है। प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने भी उन सभी योजनाओं को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रारंभ की थी, उन सबको प्रदेश के अंदर लागू किया। और आज किसान अपने आप को एक प्रकार से एक संतोषजनक स्थिति में पाता है, एक सुरक्षित स्थिति में पाता है। खेती से जो मुंह मोड़ रहा था, भाग रहा था, प्लान कर रहा था, गन्ना किसान तो और भी परेशान था। एक तरफ चीनी मिलें बंद हो रही थी, दूसरी तरफ किसान हताश और निराश होकर के खेती बाड़ी से प्लान कर रहा था। लेकिन आज कम से कम ये स्थिति नहीं। पिछले आपने देखा होगा कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों, जो 45 लाख गन्ना किसान था, जो लगभग 60 लाख गन्ना किसान हो चुका है। 60 लाख किसान आज के दिन पे प्रदेश के अंदर गन्ना का उत्पादन कर रहा है। कई लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती बढ़ी है, गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और चीनी मिलें भी उतनी ही मजबूती के साथ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। चीनी मिल के साथ साथ आज वो एक चीनी कॉम्प्लेक्स हो गया। आज वो केवल एक मिल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। वहां पे कोजन प्लांट भी है, डिस्टिलरी भी है, इथेनॉल उत्पादन के भी वहां पर प्लांट लग चुके हैं। एक साथ बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीनी मिलों ने तो गन्ना किसानों को अच्छी वैरायटी के गन्ना और तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम है प्रदेश के अंदर चीनी की रिकवरी भी बढ़ी है। आज लोग आश्चर्यचकित हैं, क्या ये वही प्रदेश है जहां चीनी मिलें बंद हो रही थी? आज यहां पर 11% से अधिक रिकवरी हो रही है। ये सभी और यार सारथी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे लखनऊ ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। केवल चीनी मिलें चली, बल्कि सैनिटाइजर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में तो हर जगह हुआ ही है। हर जगह सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। 27 राज्यों को उत्तर प्रदेश ने सैनिटाइजर की आपूर्ति की थी। 27 राज्यों को। ये फर्स्ट वेव के दौरान ही कोरोना कालखंड में हुआ। मैं देखता था कि जब शुरू में कोविड आया तो सैनिटाइजर की एक छोटी सी शीशी बोतल जो 50 रुपए की थी, वह 500 रुपए में मार्केट में बिक रही थी। लेकिन जब हमारी चीनी मिलों से ये सैनिटाइजर बनना प्रारंभ हुआ और थोक के भाव हमने फ्री में देना शुरू किया, तो उसके बाद वो अपने आप ही 50 से क्या 25 रुपए में आ गई। 27 राज्यों को हमने दिया, और जितना भी हमारी अथॉरिटी को चाहिए था, नगर निगम को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हम ट्रक के ट्रक, टैंकर के टैंकर उपलब्ध कराते थे। भाई लो, छिड़काव करो खूब। अब देखते हैं कोविड रहता है या हम लोग रहते हैं। और आपके पास क्षमता थी, आपने शासन के साथ मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया। परिणाम था कि जो एक मोनोपोली चल रही थी सैनिटाइजर की, कि 50 रुपए की छोटी सी 100 ml की एक छोटी सी बोतल को 500 रुपया मार्केट में ब्लैक होने लग गई थी, वही सैनिटाइजर 25 रुपए में आ गई, फ्री में उपलब्ध हो गई। हमने हर जिले को, हर अथॉरिटी को उपलब्ध करवाना शुरू किया, और जब देश के अंदर कमी पड़ी तो 27 राज्यों को भी हम लोगों ने राज्य से उपलब्ध कराने में योगदान दिया। और सेकेंड वेव के दौरान जब ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हुई, तो हमें उस दौरान ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाने में भी चीनी मिल मालिकान ने बहुत बड़ा योगदान किया, जिसके कारण कई जगहों पर, लगभग हर कमोबेश उस हर जनपद में, क्योंकि मेरे पास गन्ना विभाग हमेशा इस बात को कहता था कि हमारे पास इतने नए प्लांट आ रहे हैं, कहां हम लगाएं। भाई देखो, जहां गन्ना किसान है पहले उस क्षेत्र में लगाओ, हॉस्पिटल्स में लगाओ। जब वहां से बचे तो फिर हम दूसरे जनपदों की ओर भी गए। उत्तर प्रदेश अकेला जनपद था जिसने भारत सरकार के सहयोग से, चीनी मिल मालिक और अन्य लोगों के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश में 550 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, और जो आज भी कार्य कर रहे हैं।
आज भी फंक्शनल है। संकट के समय जब मिलकर के हम कार्य करते हैं तो परिणाम भी उसी प्रकार से आता है। आज गन्ना किसान गन्ना पर्ची के लिए परेशान नहीं होता, उसके मोबाइल फोन पर हम सीधे उसकी पर्ची को उपलब्ध करवा दे रहे हैं। किसान भी संतुष्ट है और सरकार की भी, और जो ब्लैक मार्केटिंग पर्ची की होती थी उससे भी मुक्ति मिली। घटतोली की समस्या का लगभग समाधान हो चुका है। इस क्षेत्र में तकनीक में महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर सके। मैं देख करके मैं ताज्जुब कर रहा था कि जो महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही हैं, वे जितनी भी महिलाएं उसके साथ काम करती हैं, 7,500 से लेकर के 15,000 तो महीने की कमा रही हैं, लेकिन साथ साथ उन महिला स्वयंसेवी समूह का जो मुनाफा है वह भी कई गुना बढ़ा है। यानी मैंने देखा है कि कुछ स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं तो 7,500 से लेकर के 2-2 लाख रुपए तक कमा रही हैं, 2-2 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि महिला स्वावलंबन की दिशा में भी कितना बड़ा कदम हम लोग आपस में मिलकर के कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर चीनी मिल नहीं होती तो गन्ना किसान प्रदेश से कब का उखड़ गया होता, गन्ना नहीं बो पाता। हम लोगों ने वे सभी रास्ते खोले जो गन्ना किसान के हित में हो। आवश्यकता पड़ी तो खांडसारी उद्योग को भी लगाया, लाइसेंस फ्री किया, बड़े पैमाने पर उनके द्वारा भी इसका उत्पादन हो रहा है। लोगों को गुड़ भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है। डिस्टिलरीज भी 84 डिस्टिलरीज वर्तमान में प्रदेश के अंदर चल रही हैं, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं। कोजन प्लांट भी चल रहे हैं और साथ साथ जो पुरानी जर्जर पड़ चुकी चीनी मिलें हैं उन्हें फिर से रिवाइव करने की कार्रवाई के साथ तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस शानदार यात्रा को बेहतरीन तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो एक रास्ता खुल चुका है, इथेनॉल ने एक रास्ता दिया है और यह रास्ता इस बात का है कि आज जो आपकी अब तक आज से 6 साल पहले 10 साल पहले जो चीनी मिलें केवल चीनी उत्पादन तक सीमित थी, पिछले 6 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कितना परिवर्तन हुआ है। शुगर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया में आपकी डिमांड हो रही है। और आज तो यहां पे टोयोटा की जो एक कार है यह इस बात को साबित कर रही है कि आगे का भविष्य तो आप ही के साथ जुड़ा हुआ है, ईंधन के साथ। ग्रीन ईंधन की आपूर्ति के भी एक महत्वपूर्ण माध्यम आप बनने जा रहे हैं। राज्य सरकार का इसमें भरपूर सकारात्मक सहयोग आपके साथ में होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी कि अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। गन्ना मूल्य का समय पे भुगतान, हमारी ज्यादातर चीनी मिलें यानी 120 चीनी मिलों में से 100 से ज्यादा चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही हैं। ये बड़ी बात है, पहली बार ये उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है कि 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। जो शेष 15-16 बची हुई हैं उनसे भी मेरा आग्रह होगा वे भी एटीट्यूड को बदलें, समय के अनुरूप चलें। गन्ना किसान समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान चाहता है। अगर समय पे उसको गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाता है तो वह और मेहनत के साथ कार्य करने को तैयार है। तकनीक उसको देने का काम हमें करना होगा, नया बीज हमें देना होगा और हमें उसको अगर तकनीक और नए बीज को देने की बात कम करते हैं तो सरकार भी उसके। चीनी उद्योग के 120 वर्ष होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास को लेकर संबोधित कर रहे थे और किस तरीके से यूपी आगे बढ़ रहा है इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे लखनऊ ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। और
अपर मुख्य सचिव भी हैं और सभी चीनी मिल मालिकान भी हैं। जिस दिन 2 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो, उस दिन भी एक समारोह जरूर करवाइएगा। 2 लाख करोड़ केवल गन्ना किसानों के खाते में सीधे जाए, तो कोई सामान्य बात नहीं है। ये चीजें दिखाती हैं कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सरकार कार्य कर रही है। ऐसे ही हम लोगों ने धान और गेहूं के क्रय को लेकर के, दलहन तिलहन को लेकर के भी अनेक कदम उठाए हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय अन्नदाता किसानों के साथ मिलकर के उनके वेलफेयर के लिए अगर हम कोई कदम बढ़ाते हैं तो वह आप सबके हित में होगा। आज के इस अवसर पर मैं 120 वर्षों की शानदार यात्रा के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आज यहां पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहां पर वितरित किए गए हैं, इनमें बहुत सारे जिन लोगों ने इस पुरस्कार के लिए जिन्हें चुना गया था, डॉक्टर के बिरला जी, स्वर्गीय लाला वंशीधर जी, स्वर्गीय यादव पद्मश्री स्वर्गीय मीनाक्षी सरावगी जी, स्वर्गीय साहू माधव प्रसाद जी, ये हमारे बीच में नहीं है। मैं उन दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिन महानुभावों ने उनके बदले यहां पर यह सम्मान लिया है, श्री CS नोमानी जी ने, श्री माधव श्री राम जी ने, सुश्री अवंतिका सरावगी जी ने, श्री अरविंद प्रसाद जी ने यहां पर इस सम्मान लिया और साथ साथ श्री ध्रुव मोहन स्वामी जी के बदले त्रिवेणी ग्रुप से श्री RK गोयल जी ने और कुंवर विजय कुमार गोयल जी ने स्वयं यहां पे यह सम्मान लिया है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सबसे प्रेरणा लेकर के न केवल चीनी उद्योग से जुड़े हुए अन्य सभी लोग बल्कि अन्य उद्योगों से जुड़े हुए लोग भी अपने स्वयं के कार्यों के माध्यम से समाज के और सभी स्टेक होल्डर के विश्वास को अर्जित करके इस क्षेत्र में प्रगति के नए मार्गों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का पहला उद्योग है और यह उद्योग 120 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा को आज आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके ये प्रोत्साहन भरे शब्द। रहे थे आप, आज इथेनॉल उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है। यूपी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपना वक्तव्य रखा। पीएम मोदी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं चल रही। प्रदेश के चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम। आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी। सीएम योगी ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन। का सारथी। देखिए बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बांदा से खबर। बांदा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। बता दें कि महाराजा खेत सिंह खंगाजूदेव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दो 2:35 पर कालिंजर महोत्सव का करेंगे जनसभा। महाराजा खेत सिंह खंगाजूदेव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 2:35 पर कालिंजर में करेंगे जनसभा। 3:35 पर जनप्रतिनिधियों से करेंगे भेंटवार्ता। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, आज बांदा दौरे पर हैं सीएम योगी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, क्या कुछ जानकारी है सीएम योगी के दौरे को लेकर? जी, आपको बता दूं मैं कि बांदा आगमन सीएम का आज आप 1 बजे हेलीकॉप्टर आएगा, बांदा जीआईसी ग्राउंड मैदान पे आएगा। और आपको बता दूं इसके बाद यहाँ जीआईसी फील्ड से सीधे उनका प्रस्थान होगा महाराणा प्रताप चौक पे, जहां पर महाराणा प्रताप चौक का उद्घाटन करना है। उद्घाटन के बाद सीधे वो निकलेंगे तेज सिंह खनार की मूर्ति का अनावरण करने। इसके बाद उनको सीधे कलिंजर का जायजा लेने, कलिंजर में ही उनकी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। जी, जनसभा को संबोधित करेंगे आज। वो कार्यक्रम कब तक है? जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। बांदा के लिए क्या खास होने वाला है आज मुख्यमंत्री के दौरे के बाद? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बांदा में जो खास होगा, अगर मुख्यमंत्री दौरे पर आते हैं, अब देखिए जनसभा संबोधन के बाद वो क्या कहते हैं, क्या बांदा के लिए खास देते हैं और क्या दे के जाते हैं बांदा को, ये तो जन संबोधन के समय ही पता चल पाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जीआईसी ग्राउंड मैदान में खड़ा हूं, जहां पर 2 दिन पहले एक हेलीपैड बनाया गया है। और उस हेलीपैड को मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से जो है हेलीपैड अभी बनाया गया, बना के बिल्कुल चाक चौपाल व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था किस तरह की गई है। आप देख सकते हैं पूरे मामलों को कि किस तरह से पूरी व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था। और इसको लेकर आप देख ले कि अभी 2 दिन पहले हेलीपैड बनाया गया है, नया हेलीपैड एकदम, जहां पर 1 बजे मुख्यमंत्री का आपका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उतरने के बाद आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ से फिर इनके बाद उनका प्रस्थान होगा। प्रस्थान होने के बाद महाराणा प्रताप चौक का मूर्ति का अनावरण करेंगे। अनावरण के बाद तेज सिंह खंडार की मूर्ति का अनावरण करेंगे। और करने के बाद इसके बाद कलिंजर के लिए प्रस्थान करेंगे। कलिंजर प्रस्थान के बाद तमाम जितने भी उनके जनप्रतिनिधि हैं, उन जनप्रतिनिधियों से 4 या 5 के आसपास उनसे वार्ता होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बांदा दौरा है। बांदा दौरे पर हैं सीएम योगी और बांदा को सौगात भी मिल सकती है। 1 बजे महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण। बांदा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर, जहां पर सदन में अखिलेश के साथ बैठेंगे शिवपाल यादव। आपको बता दें कि शिवपाल की सीट बदलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है पत्र। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है पत्र। विधानसभा में अखिलेश यादव के बगल में बैठते थे पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद। आजम खां वाली सीट पर बैठेंगे अवधेश प्रसाद और सदन में अखिलेश के साथ बैठेंगे शिवपाल यादव। शिवपाल की सीट बदलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है पत्र। मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा पत्र। सदन में अखिलेश के साथ बैठेंगे शिवपाल यादव। शिवपाल की सीट बदलने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा गया है पत्र। विधानसभा में अखिलेश यादव के बगल में बैठे थे पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद। लखीमपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ठिकाना हिंसा मामले में आरोपियों की रिहाई। जुरा जेल में बंद 4 आरोपियों की हुई रिहाई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद रिहाई हुई। ठिकाना हिंसा मामले में आरोपियों की रिहाई। जिला जेल में बंद 4 आरोपियों की हुई रिहाई। हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद रिहाई। ठिकाना हिंसा मामले में आरोपियों की रिहाई। लखीमपुर से खबर, तिकोनिया हिंसा मामले में आरोपियों की रिहाई। जला जेल में बंद 4 आरोपियों की हुई रिहाई।
हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद हुई रिहाई। तिकोनिया हिंसा मामले में आरोपियों की हुई रिहाई। लखीमपुर से खबर, तिकोनिया हिंसा मामले में आरोपियों की रिहाई। जिला जेल में बंद 4 आरोपियों की हुई रिहाई। हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद रिहाई हो गई है 4 आरोपियों की। तिकोनिया हिंसा मामले में आरोपियों की रिहाई। लखीमपुर से खबर, तिकोनिया हिंसा मामले में आरोपियों की रिहाई। जिला जेल में बंद 4 आरोपियों की रिहाई हो गई है। हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद हुई रिहाई। तिकोनिया हिंसा मामले में आरोपियों की रिहाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, क्या कुछ जानकारी है? तिकोनिया हिंसा मामले के 4 आरोपियों की आज रिहाई हो गई है। देखिए, तिकोनिया हिंसा मामले में पहले आशीष मिश्रा जो इस घटना के मुख्य आरोपी थे उनकी जमानत हुई। उसके बाद जो अन्य आरोपी थे उनके रास्ते साफ हुए और आज अंकित दास सहित 4 लोगों को बीती रात उनकी रिहाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहकर जो मुख्य आरोपी थे कि उनकी जमानत दी थी कि जिसमें ये मुकदमा तो बहुत दिन चलेगा, ऐसे में कितने दिन तक आरोपियों को जेल में रखा जाएगा, तो उसके बाद जो रास्ता खुला है आरोपियों के लिए उसी कड़ी में आज 4 और आरोपियों को, अंकित दास सहित जो 4 आरोपी थे उनको रिहा किया गया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए इस पूरे मसले पर किसान जो हैं वो सबसे ज्यादा उग्र थे और किसान नहीं चाहते थे कि इन आरोपियों की रिहाई हो। आशीष मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती रहीं और उसके बाद जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनकी रिहाई हो गई। ऐसे में अभी किसी तरीके का कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, इसमें जब आशीष मिश्रा की रिहाई हुई उसके बाद तुरंत 2 दिन बाद जो किसान इस मामले में जो क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया था उस मामले में जो आरोपी थे किसान, 2 किसान, उनकी जमानत हुई। तो कहीं ना कहीं इस मामले में उस वक्त आक्रोश जरूर देखने को मिला था जब आशीष मिश्रा की रिहाई हुई थी, लेकिन उसके बाद जब किसानों को बरी किया गया, किसानों को जमानत मिली, उसके बाद अब जब जमानत मिली तो कहीं ना कहीं किसानों में भी खामोशी दिखाई दे रही, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को लेकर किसान सड़कों पर आएंगे, किसान प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि किसान लगातार ये बात कह रहे थे कि आशीष मिश्रा की रिहाई कहीं ना कहीं इंसाफ के खिलाफ होगी और इंसाफ के खिलाफ जब कोई कदम होगा या इंसाफ जब उनकी मर्जी के खिलाफ कदम नहीं होगा तो वो लोग सड़कों पर आएंगे। ये किसानों की तरफ से उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन किसानों ने इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई के बाद कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं किया जिसकी आशंका जताई जा रही थी। उसके बाद आज 4 आरोपियों की रिहाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो आशंकाएं थी वो आशंकाएं सिर्फ आशंका साबित हुई और किसानों की रिहाई, जो आरोपी हैं इनकी रिहाई के बाद किसानों की तरफ से कोई भी अपना वक्तव्य नहीं आया, कोई भी अपना बयान नहीं आया ऐसा जिससे लगे कि उनमें आक्रोश दिखाई दे रहा है। हाँ, किसानों के जो वकील है वो इस मामले में जरूर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि कानूनी जो लूज था उसको उन्होंने फायदा उठाकर ये जमानत ली है। इसके लिए वो दोबारा फिर कोशिश करेंगे कि इनको ज्यादा दिन तक जेल से बाहर ना रहना पड़े, क्योंकि कोर्ट ने भी 4 हफ्तों की रिहाई दी है। तो ऐसे में 4 हफ्ते के बाद कोर्ट आगे क्या कदम उठाता है और इस बीच में किसान के जो वकील है वो क्या कदम उठाते हैं, इस पर ये तो आने वाले उनके कदम पर निर्भर करेगा। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि जेल में बंद 4 आरोपियों की रिहाई हो गई है फिलहाल, और काफ़ी लंबे समय से आपको बता दें कि इनकी रिहाइयाँ टल रही थी और आशीष मिश्रा की रिहाई के बाद कहीं ना कहीं रास्ता साफ हुआ। अब और लोगों की भी रिहाई यहाँ पर अब एक एक करके हो रही है। तिकोनिया हिंसाकांड मामले में आपको बता दें कि अब आरोपियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। सारथी। दिल्ली से खबर, जहां पर अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली नई याचिका, बता दें कि नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
दिल्ली से खबर, अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली नई याचिका। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अडानी समूह की याचिका, नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली नई याचिका। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली से खबर, अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली याचिका पर आज सुनवाई। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली नई याचिका। अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली नई याचिका। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली नई याचिका। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली नई याचिका पर सुनवाई। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? अडानी समूह की जो नई याचिका है उस पर सुनवाई होगी। सबसे पहले नई याचिका क्या है, इस पर जानकारी चाहूंगी मैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता जो जय ठाकुर हैं उन्होंने एक याचिका दायर की है जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है वो बेसिकली एसबीआई और एलआईसी को लेकर डाली गई है, जिसमें अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए जो है लिमिट से ज्यादा निवेश किया गया था, जिसकी वजह से ये याचिका आज दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ी बहुत देर में अभी सुनवाई करने वाला है। जी बिल्कुल, और ये याचिका जो है ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अडानी का मसला हमने देखा कि संसद में भी विपक्षी दलों ने जमकर उठाया था और लगातार कई नारेबाजियां हुई थी। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान भी काफी ज्यादा नारेबाजी की गई थी। जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से अडानी ग्रुप जो है विपक्ष के निशाने पर है और विपक्ष ने इसीलिए ये याचिका डालकर मांग की है कि जो एलआईसी और एसबीआई ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो उसमें साबित हुआ है कि जो शेयर मार्केट में उछाल आया विशेषकर अडानी ग्रुप के शेयरों में, उसको लेकर ये जांच होनी चाहिए कि निवेशकों को किस प्रकार उन्होंने ये जो खेल खेला ये किस प्रकार खेला। और एसबीआई और एलआईसी की बात करें तो उन्होंने जो अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए विशेष तौर पर कुछ न कुछ काम किया है, जिसके लेकर ये आगे याचिका दायर हो चुकी है। आज सुनवाई भी है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रवेश, तो देखिए विपक्षी दलों की जो भूमिका थी उसके बाद उन्होंने याचिका डाली, मसला कोर्ट में चला गया और एलआईसी को लेकर और एसबीआई को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम चीजें देखने को मिली राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी, और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण का अगर भाषण देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा, निश्चिंत किया लोगों को। लेकिन अगर हम बात करें अभी तो देखिए ट्रस्टवर्दी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं। एलआईसी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को कह रहे हैं कि अब एलआईसी को लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं या एसबीआई को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इज दिस हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद से ही। तो ये चीजें तो देखने को मिल ही रही हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लोगों में जो शेयर मार्केट में जो अडानी ग्रुप की बात करें, विशेषकर जो शेयर में जो निवेश हुआ है उसको लेकर लोगों में काफी इस बात पर विचार विमर्श और सोच भी चल रही है कि ये आखिर हुआ कैसे था। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जिस दिन से ये मामला संज्ञान में आया तब से ही शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर नहीं उठे हैं। दूसरा मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि जो एलआईसी और एसबीआई की भूमिका पे सवाल उठ रहे हैं वो इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो शेयर मार्केट में सेबी जो सबको कंट्रोल करता है उसकी एक लिमिट होती है।
उस लिमिट को क्रॉस करने के बावजूद भी ये जो निवेश किया गया था और उसमें निवेश की जो सीमा थी उसको काफी क्रॉस कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा। और मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि एक सुनवाई पहले भी हो चुकी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट निवेशकों का रुख पहले ही साफ कर चुका है कि वो उनकी ही भलाई के बारे में बात करेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश, तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये नई याचिका है, नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुप्रीम सुनवाई। अडानी समूह की कंपनियों की जांच वाली नई याचिका पर आज होगी सुनवाई। नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और यहाँ महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अब हरिद्वार की हर की पैड़ी को विकसित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने दिव्य और भव्य काशी डोर बनाया है। वहीं दिव्य और भव्य काशी एक नया स्वरूप ले चुका है। आपको बता दें कि पहले एक छोटा और सकरा रास्ता होता था, लेकिन वहां पर अब बहुत ही आसानी से शिव भक्त गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं। इसी तरह की महाकाल लोक बनकर देश को समर्पित हो गया है और मां गंगा का तट हरिद्वार विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए, इसलिए हमने कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित किया है। गंगा जी का यह तट धर्मनगरी और विकसित हो, इसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया और दिव्य काशी और भव्य काशी आज एक नया स्वरूप ले चुका है, जहां पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का एक छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था, आज वो पूरा हाईवे का रूप ले चुका है। कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है। इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। पारित किया जा चुका है। और इसी खबर पर रामगोपाल हमारे संवाददाता लक्सर से जुड़े हुए हैं, अंकित काला देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत अंकित आपसे करूंगी मैं। अगर हम बात करें तो हरिद्वार कॉरिडोर को बनाने की बात कही गई है, प्रस्ताव भी इसके लिए प्रेषित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हर की पैड़ी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी आते हैं और यहाँ पर हरिद्वार का एक अलग महत्व है, ऋषिकेश हरिद्वार का एक अलग महत्व है। तो ऐसे में ये कॉरिडोर यहाँ पर अगर बनता है, इसके लिए आगे की क्या प्रक्रियाएं होंगी जो की जाएंगी और उसके बाद ये कॉरिडोर यहाँ बनकर तैयार होगा? बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा कि हर की पैड़ी का अपना एक अलग स्थान है, हरिद्वार का अपना एक अलग स्थान है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और हरिद्वार की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना काल में भी यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आए थे। और आपको पता है कि हर साल कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम आते हैं जहाँ पर कि गंगा स्नान का कार्यक्रम होता है या अलग जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इसको लेकर के तमाम जो श्रद्धालु हैं वो हर साल यहाँ पर करोड़ों की संख्या में आते हैं। और एक आंकड़ा है कि हरिद्वार में एक साल के भीतर में करीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं। तो सरकार भी चाहती है कि काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पैड़ी को भी विकसित किया जाए। इसके लिए सरकार ने एक कंसल्टेंसी जो फर्म है उसको भी नियुक्त कर लिया है। इसके सुझाव के आधार पर सरकार हर की पैड़ी को विकसित करेगी। इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड सरकार के जो अधिकारी हैं या जो अन्य मंत्री हैं वो भी काशी विश्वनाथ में जाएंगे। जो कॉरिडोर में किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है उसको उसकी जानकारी लेकर के आएंगे और उसकी तर्ज पर
हर की पैड़ी को विकसित किया जाएगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को धामी सरकार ने पारित कर लिया है और बहुत जल्द ही हम हर की पैड़ी का दिव्य और भव्य रूप देखेंगे। सरकार चाहती है कि जितने भी श्रद्धालु आए वो इस हर की पैड़ी का दिव्य और भव्य स्वरूप को देखे और वहां पर बिना कठिनाइयों के अपनी जो पूजा अर्चना है उसको कर सके। इसके अलावा आपको पता है यक्षी के अर्धकुंभ की बात करें या हम महाकुंभ की बात करें या तमाम जो अन्य कार्यक्रम हैं, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो अगर सरकार काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर की तर्ज पर अगर यहाँ की पैड़ी को भी विकसित करती है तो निश्चित ही करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। और अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो ये प्रस्ताव है कैबिनेट में पारित हो चुका है वो धरातल पर कब तक उतरता है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। बिल्कुल अंकित, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट लेंगे। रामगोपाल, हरिद्वार की हर की पैड़ी का एक भव्य कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? साथ ही साथ यहाँ के लोगों में कितना उत्साह है इस कॉरिडोर को लेकर भी? अनम्यूट करें। नाथ की तर्ज पर कहीं ना कहीं प्रदेश की धामी सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो हर की पौड़ी है हरिद्वार में इसको कॉरिडोर के रूप में एक तैयार किया जाए, विकसित किया जाए, क्योंकि दिव्य और भव्य रूप इसको दिया जाए। जैसे कि अभी हमारे सहयोगी अंकित तला ने भी बताया कि जो अधिकारी है प्रदेश के वो विष्णु काशीनाथ जाएंगे और उसी की तर्ज पर जो है यहाँ जो हर की पौड़ी है उसको एक भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। लेकिन इस खबर को सुनकर के कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वो भी खुश है, क्योंकि एक व्यापार भी यहाँ बढ़ेगा और जो लाखों करोड़ों संख्या में जो श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं वो देश विदेश से हरिद्वार पहुंचे हैं। क्योंकि चार धाम की बात कर ले या फिर जो कावड़ चलती है कावड़ की बात कर ले या फिर अर्धकुंभ या कुंभ की बात कर ले, क्योंकि तमाम ऐसे जो एक आयोजन होते हैं उन आयोजनों पर देश विदेश से जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचे हैं। और इसको जो है चार धाम का मुख्य यानी कि एक द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश की धामी सरकार ने ये फैसला लिया है इससे जरूर व्यापारियों में देखने को मिले कि एक व्यापार भी जो है व्यापारियों का बढ़ेगा और साथ में जो पर्यटक भी जो है इसमें पर्यटक की दृष्टि से भी जो है इसको काफी महत्व जो है दिया जा रहा है। बिल्कुल, पर्यटन की दृष्टि से ही और राज्य को राजस्व का भी फायदा होगा, तमाम चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। अंकित, बात अगर हम करें, देखिए राजस्व को फायदा करना बहुत जरूरी भी है उत्तराखंड में, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तराखंड कर्जे में है और अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है कॉरिडोर की वजह से या देश विदेश से लोग यहाँ पर और भारी संख्या में आते हैं तो इसका डायरेक्टली फायदा होगा सरकार को। साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर रामगोपाल जी ने भी बताया कि जो व्यापारी हैं उनको काफ़ी खुशी होगी इससे। जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, जो मेले के तौर पर जो छोटी छोटी दुकानें लोग लगाते हैं वहाँ के स्थानीय, वो उनको भी काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। तो डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अगर ये कॉरिडोर बनता है तो सिर्फ कुछ ये सिर्फ देखने मात्र से ही नहीं कि भव्य सुंदर हरी की पैड़ी हो जाएगी, बल्कि लोगों को भी फ़ायदा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी है। इससे कहीं ना कहीं जो राज्य का जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी होगी, सरकार और तेज गति से कार्य करेगी। और जब हर की पैड़ी का अगर काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर की तर्ज पर अगर सरकार इस पूरी परियोजना को धरातल पर उतार पाती है तो सब चीजें व्यवस्थित होगी। और जब व्यवस्थित चीजें होगी तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इससे लाभ मिलेगा, स्थानीय लोगों को इससे लाभ मिलेगा, व्यापारी को इससे लाभ मिलेगा। जो राज्य का जो राजस्व है उसमें और बढ़ोतरी होकर सरकार निश्चित रूप से चाहती है कि राज्य का जो राजस्व है वो बढ़े। तो जो तमाम जो योजनाएं हैं उसको तेज गति से आगे बढ़ाने में सरकार को मदद मिल सके। और हरिद्वार का तो अपना एक अलग महत्व है, जैसे यहाँ पे 1.5 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो हर साल यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन के लिए आते हैं। और लगातार जिस तरीके से हमारी चार धाम यात्रा है उस समय तो और भी ज्यादा ये सीजन पीक में होता है। तो आप इस बात से आप इसका एक महत्व आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु का जो तांता है वो हर समय हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो तमाम अन्य जो हमारे सनातन धर्म के जो पूजा पार्टी है उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आते हैं। तो कई निश्चित रूप से अगर सब चीजें व्यवस्थित होगी, अगर एक दिव्य और भव्य कॉरिडोर सरकार यहाँ पर बनाती है तो न सिर्फ राजस्व का लाभ होगा, इसके अलावा भी जो तमाम जो व्यापारी हैं उनको भी काफी इसमें लाभ मिलेगा। जो श्रद्धालु आएंगे वो भी दिव्य और भव्य जो दर्शन है वो कर सकेंगे और जो सरकार का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो सके। तो इसको लेकर के पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की जा रही है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित किया जा चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो
जो सोच अभी तक सरकार ने सोच रही है इस हर की पैड़ी के विकास को लेकर के, वो कब तक धरातल पर उतरती है। और इसके बाद अब अधिकारी कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ में जाकर के जो वहाँ का जो कॉरिडोर किस तरीके से बनाया गया है उसका भी कहीं ना कहीं अवलोकन करेंगे। तो उसके बाद ये हर की पैड़ी में कितना उतर पाता है, इन सब पर भी सबकी निगाहें बनी रहेगी। बिल्कुल। राम गोपाल जी, आपने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, वो कितना एक्साइटेड है इस कॉरिडोर को लेकर? साथ ही साथ हालांकि ये बनेगा या नहीं बनेगा ये तो भी तय होना बाकी है, लेकिन अगर ये बनता है तो यहाँ पर लोगों को इससे कितनी आशाएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं? बिल्कुल, जैसे देखिए जिस तरीके से अभी कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास हुआ है, हालांकि अभी इसकी जो गति है कहीं ना कहीं उसको लेकर के अधिकारी एक मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो अभी इस खबर को सुनकर के काफी खुश भी हैं, क्योंकि व्यापार के साथ साथ में काफी एक भव्य और दिव्य रूप जो है हर की पौड़ी को दिया जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो है हर की पौड़ी पर पहुंचे। और दूसरी बात जैसी मैं एक बार और बताना चाहूंगा, क्योंकि इस कॉरिडोर के साथ साथ में जिस तरीके से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी मांग हरिद्वार में की हुई है, कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है वो देश विदेश से सीधे हरिद्वार आ सकेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल जो है सरकार की हरिद्वार में जो है देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखना होगा कि भव्य दिव्य कॉरिडोर कैसे बनता है। और गंगा का तट हरिद्वार विश्वव्यापी स्थान है और यहाँ पर अगर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर और उज्जैन में महाकाल की तर्ज पर कॉरिडोर बनता है तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सरकार को भी इससे फायदा होगा, साथ ही साथ वहाँ पर रह रहे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी फायदा होगा। बरेली से खबर, जहाँ पर बहेड़ी के फहद की दुल्हन बनी बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने युवा नेता फहद से शादी की है। कोर्ट मैरिज के बाद सामने आई दोनों की तस्वीरें। महाराष्ट्र में सपा के युवा विंग प्रदेश अध्यक्ष हैं फहद। स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर हैंडल से दी जानकारी। बता दें कि दिल्ली में होगी शादी, बरेली में होगा दावते वलीमा। फहद बरेली के बहेड़ी तहसील के रहने वाले हैं। बरेली के लोगों को बेसब्री से है बॉलीवुड दुल्हन का इंतजार। स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर हैंडल से शादी की जानकारी दी। दिल्ली में होगी शादी और दावते वलीमा होगा बरेली में। बरेली के लोगों को बेसब्री से है बॉलीवुड दुल्हन का इंतजार। बहेड़ी के फहद की दुल्हन बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर।